हेलो बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th के अंदर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब जिसे बच्चों को हिंदी में गणित है, मतलब मैथमेटिक्स गणित है, तो वहाँ पे चैप्टर का नाम होगा रेखाएं और कोण। तो वो बच्चे भी हिंदी मीडियम के वो भी फॉलो कर लीजिए। तो लाइंस एंड एंगल्स की बात आती है जब, तो देखो हम इस चीज़ को कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th से। क्लास 5th, देन 6th, देन 7th, देन 8th, थोड़ा करते करते हमने क्या चीज़ें देख ली थी कि पूरा एक लाइंस एंड एंगल कॉन्सेप्ट क्या था। आज हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक्चुअली में 9th के अंदर काफ़ी आगे एडवांस में है, बट उनको करने के लिए ना हमारे को पहले से एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि लाइंस एंड एंगल्स होते क्या है। तो आपके चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर भी पहले रिवीजन है, देन मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो हम भी आज की वीडियो में पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बस एक जल्दी से मैं करवाऊंगा आपको कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें क्या होती है, आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाए, देन हम अपनी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे मेरी अगली वीडियो से। आ जाइए, जब बात आती है लाइंस एंड एंगल्स की, तब हमने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थे, हमने देखे थे। देन ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहली चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी थी पॉइंट। सबसे पहली चीज़ आपने इसके अंदर पॉइंट ही पढ़ी थी। पॉइंट क्या था आपके पास, अगर हम अपनी पेंसिल से पेन से एक फाइन डॉट किसी पेपर पे कहीं पे भी शीट पे लगाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट। ओके, एंड इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मतलब बिंदु कहते हैं, एंड इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं। ओके, तो मैंने इसका जैसे नाम दे दिया ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए, ऐसे पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आई थी कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था लाइन सेगमेंट का। ये चीज थी लाइन सेगमेंट। क्या होती है हमारे पास कि अगर मैं दो पॉइंट को, ठीक है, दो पॉइंट यूं जोड़ दूं, ओके जी, देन इसको मैं बोलूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्लियर। तो मैं अगर इसको जोड़ दूं ऐसे ए से बी की तरफ, तो इसे हम क्या कहते थे, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, एंड ए बी को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट है, ए एंड बी। ओके, एंड ये यहाँ से आगे और ये यहाँ से इस तरफ नहीं बढ़ सकती, ये एक फिक्स है, क्लियर होगी। देन अगर मुझे लिखना हो इसको, तो हम इसको ऐसे लिखते थे, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगाते थे, जो सिंबल बताते थे ये लाइन सेगमेंट है। ओके जी, देन इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइन का। एंड लाइन हमारी क्या होती है बच्चों, वो भी हमारी इसी तरीके से होती है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो उसने कहा कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसे एक एरो लगाना है, एंड जहाँ से स्टार्ट होते एक एरो ऐसे लगाओ। ओके, पहले तो इस एरो का मतलब क्या है कि ये यहाँ से और आगे बढ़ सकती है, एंड ऐसे ही ये यहाँ से पीछे की ओर आगे बढ़ सकती है, ठीक है। देन उसने कहा कि आप इसके ऊपर जितने मर्जी पॉइंट ले सकते हो। ओके जी, तो मैंने ए बी ले लिया, ये दो पॉइंट ले लिए, एंड मैं इस ए बी से इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं ये कहूँ कि ये जो ए बी है, मैंने इसको बोला, या इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एल। तो मेरे को इसे बोलने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं लाइन ऐसे लिख सकता हूँ एल। ओके जी, मैं इसको ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, ऊपर ये आगे पीछे वाला एरो लगा के, जो हमारे लाइन का एरो होता है, यही चीज़ है। जैसे हमने ए बी को रिप्रेजेंट किया था बिना एरो के, क्यों, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं सरक सकती, मतलब नहीं बढ़ सकती, बट लाइन हमारी बढ़ सकती है, ठीक है, इसलिए एरो लगा दिया। देन इसके बाद हमने एक सोचा कि इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, रे का। ओके, अब रे क्या होती है, रे होती है कि मान लो वो कॉम्बिनेशन होती है लाइन का और हमारी लाइन सेगमेंट का। कैसे, देखिए, वो कहता है कि रे हमारे लिए होती है, जैसे आपने एक पॉइंट लगाया, वहाँ से आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, इस पॉइंट से आगे बढ़ सकते हो, इस पॉइंट से पीछे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यानी कि जो एक पॉइंट है ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, ये एक रे है, जिसमें क्या होगा, एक पॉइंट तो फिक्स होगा, और जो दूसरा होगा जहाँ से लाइन बढ़ रही होगी वो आगे बढ़ती हुई जा सकती है। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल हमने बताए थे वो कौन कौन से थे, सनलाइट,
सन की लाइट कैसी होती है बच्चों, सन से निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है ना, पीछे अंदर तो नहीं घुसती, नहीं। ऐसे टॉर्च होता है, टॉर्च जैसे आप लगाओगे, टॉर्च लगाओगे तो लाइट आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, एक ही पॉइंट से आगे बढ़ती है ना, इसी तरीके से सनलाइट। ओके जी। देन हमारे पास ये पॉइंट हो गए, लाइन सेगमेंट होगी, लाइन होगी, रे होगी। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एंगल्स का, यही चीज़ थी। चलिए, तो पहले एक बार एंगल से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आया था जिसका नाम था कोलिनियर पॉइंट्स। पहले वो कराना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, कोलिनियर पॉइंट क्या होते, कोलिनियर मतलब को मतलब सेम, लीनियर एक ही पे, कैसे होंगे देखो, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है ये एक लाइन सेगमेंट बोलो, लाइन बोलो, कोई बात नहीं। वो कहता है ये एक पॉइंट है ए और इसी लाइन पे एक पॉइंट है बी और इसी पे सी और इसी पे डी। तो ये सारे के सारे चारों पॉइंट क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन या लाइन सेगमेंट पे पड़ रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ए बी पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। एंड ऐसे ही अगर मुझे ये बताना नॉन कोलिनियर, ठीक है जी, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर आई थिंक स्पेलिंग चलो देख लेना आप एक बार। ये क्या होंगे, जैसे कि अब मैं कहता हूं कि मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, मैंने इस पे पॉइंट दे दिए 3 ए बी सी, ओके, एंड मैंने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे डी, क्लियर। तो ए बी सी तो कोलिनियर है, बट डी क्या पॉइंट ए बी सी के हिसाब से कोलिनियर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। डी इस लाइन पे नहीं पड़ता, तो हम क्या कहेंगे कि डी इज ए नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके जी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, किसके लिए? ए बी सी के लिए, क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स के ऊपर। एक सेकंड, मुझे एंगल्स करवाने के लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो आपको जिसको लिखना हो लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, क्योंकि एंगल्स में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एंगल्स हमने कई बार, पता नहीं कितनी बार इसे समझा हर क्लास में अच्छे से, तो चलो इसको समझते हैं फिर से एंगल्स को। देखिए, एंगल्स का क्या मतलब होता है, पहले हम उसे देखते हैं। उसने कहा कि भाई आपने एक क्या लगाई, रे लगाई, ओके जी, ये ए, इसे पॉइंट बी मान लो, ठीक है। ये कहता है ये रे अभी एक है, सपोज करो मैं एक रे और बनाता हूँ, बट कैसी, कि जो हमारी क्या होगी, ए से निकलेगी, ठीक है, बट वो पैरेलल नहीं होगी बी के, अभी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, वो ऐसे कुछ जारी होगी, या कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी दो रे, जो दो रे है जिसमें क्या इनका कॉमन फिक्स पॉइंट है ए, एंड वो ये कहता है कि जो ए बी है वो क्या होगा, आर्म होगी, और जो ए सी होगी वो भी आर्म होगी। ये हम इसे रे कहते हैं, बट जब बात आती है हमारे पास कॉन्सेप्ट की एंगल्स की, तब इसे हम आर्म्स कहते हैं। देन इसके बाद वो ये कहते हैं जो इनके बीच में जितनी खुली है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल्स। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल देखो किस पे बन रहा है, किस फिक्स पॉइंट पे बन रहा है, जहां पे खुल रहा है ए पे ना, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, एंगल बी ए सी। देखो इसको मैं बताता हूं आपको, हम बी से चले, ए से गए और सी पे गए, ठीक है, बी से ए देन सी, तो हम बी से ए सी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, तब हमने इसको बी ए सी कहा। हम इसको एंगल सी ए भी कह सकते हैं, क्यों, अगर हम ऐसे जाए और इस तरफ से जाए बी पे तब भी तो एंगल बनेगा, तब हम इसको एरो कैसे लगाएंगे, सी से ए की तरफ, ठीक है, तब आप इसको हटा देना ऊपर वाले को और एरो ऐसे लगा देना, ठीक है जी। इसको हम एंगल ए भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे बना हुआ है, इस एंगल के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो
हमारे पास ये एंगल को अब लिखने का तरीका होता है, एंगल्स के बाद हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जब क्लास 6, 7, 8 तक, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आ जाइए, सबसे पहला एंगल्स हमने कौन सा पढ़ा था, बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, बिल्कुल गलत, आप बोल रहे होंगे बहुत से बच्चे एक्यूट एंगल। जी नहीं, सबसे पहला एंगल आता है बच्चों हमारे पास, जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी उसने तो जरूर बता दिया होगा, जीरो एंगल। पहली शुरुआत होती है बच्चों हमारी जीरो एंगल से, ठीक है। गलती से भी एक्यूट एंगल का नाम मत लेना, क्योंकि जब तक आप जीरो एंगल को नहीं बनाओगे कैसे एक्यूट एंगल पे पहुंचोगे, ठीक है। तो जीरो एंगल क्या होता है हमारे पास कि आपके पास ये रे है, ठीक है जी, ये पॉइंट ए, आपने कहा ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। तो हमारे पास जीरो एंगल है। कैसे? मैंने बोला एंगल कहाँ बन रहा है, आप कहोगे एंगल बनता है जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा एंगल बोल के दिखाओ कैसे बनाओगे। तो आपने बोला कि पहले चलो बी से चलो, मैं बी से चला, आपने कहा ए पे आ जाओ, आ गया, बी से ए पे आया। अब आपको दोबारा सी पे तो जाना पड़ेगा, सी पे कैसे जाओगे? सोचो, सी पे आप यूं चल रहे हो और यूं जाओगे तो आप तो वहीं पे आ गए, ये एंगल क्या बना? नहीं बना कोई एंगल। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बी ए सी हो या सी ए बी हो, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, जीरो एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से दो रे है, सेम डायरेक्शन में है, एंड ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर भी हो गए, एंड क्या होंगे, यहाँ पे कोलाइड भी कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास जाने का भी हमने रास्ता नहीं बनाया कि बी से ए होके आप सी पे जाओ, हमने नहीं बनाया, जिस वजह से ये एंगल क्या होगा, जीरो एंगल होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं अब, देन उसके बाद हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होता है। अब एक्यूट एंगल, ये सारे अब आपको पता होंगे एक्यूट एंगल कौन सा होगा बच्चों। डायग्राम बना देता हूँ इसका। एक्यूट एंगल होता है हमारे पास, जैसे एक डायग्राम ले लो, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो एक्यूट एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल ए की बात करूं तो ये एंगल हमारा होगा किससे बड़ा, ये एंगल होगा हमारा बड़ा 90 डिग्री से। नहीं बच्चों, ये एंगल होता है हमारा 0 डिग्री से बड़ा एंड लेस देन हमारा 90 डिग्री से। ओके, तो एक्यूट एंगल कौन से होंगे, जो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे बट 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ओके जी, आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास, एक्यूट एंगल के बाद क्या आता है, राइट एंगल। राइट एंगल होता है बच्चों आपके पास वो एंगल जो एग्जैक्टली क्या हो, 90 डिग्री हो। ओके, ये इस तरीके से बनता है, तो ए, इसे बी और इसे सी ले लो। ओके, अब हम क्या कहेंगे, एंगल ए, ठीक है। एंगल हमारे पास ए क्या होगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू मतलब लिख लो, या इक्वल टू लिख लो, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। क्लियर, आगे चलो। राइट एंगल के बाद आपके पास क्या आता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, देखो अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है हमारे पास जो हमारा कुछ इस तरीके से हो, ये ए, ये बी और ये सी ले लो, ठीक है जी। अब एंगल ए ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। एंगल ए ऑब्ट्यूज होगा जो एंगल हमारा क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 90 डिग्री से। देखो 90 डिग्री से बड़ा है, बट वो लेस देन हो किससे, 180 डिग्री से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए चलो आगे, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फिफ्थ, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आती है आपके पास स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है हमारे पास इस तरीके से। तो हमने बीच में एंगल मान लिया ए, ये इधर बी और ये सी, ठीक है। तो ये एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल सी ए बी या बी ए सी कोई भी कर लो, ये एंगल क्या होगा हमारा, एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्लियर, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है। आगे उसके बाद आता है आपके पास बच्चों
रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए। ये है C, मान लो ये A एंड ये B। ओके, तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल हमारा क्या हो, एंगल A जैसे मैंने लिखा, ये एंगल क्या होगा हमारा 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। ओके, बट ये लेस देन होगा किससे, 360 डिग्री से। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और इसे लिखा कैसे जाता है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको एग्जैक्टली मैं एक बार करके बताता हूँ। इसको आप लिखना रिफ्लेक्स एंगल ए। ठीक है, इसको ऐसे बोलोगे, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये भी तो एंगल ए है। देखो एक बार CAB, अब किसको क्या पता ये कौन से एंगल की बात कर रहा है भाई, तो वहाँ पे हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम उस एंगल की बात कर रहे हैं जो कि हमारा क्या होगा 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। ठीक है जी, एंड वो क्या होगा हमारे पास 360 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्या है हमारे पास, इसको ऐसे लिख लो, चलो रिफ्लेक्स, कोई गलती ना लग जाए ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, चलो इसको ऐसे लिख लो, लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, चलिए, एंड द लास्ट वन आपके पास जो आता है इसके बाद, ये हो गया आपके पास जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। ओके, अब कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा भाई ये सेम, देखो अभी आपके पास थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजन हो, ये एंगल मैंने बोला A B और इसे C मान लो। ठीक है, C चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ ये एंगल हमारा जो A पे बना है वो क्या है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC बोल लो, या आप इसे एंगल CAB बोल लो। अब आप बोलोगे सर ये और ये चीज़ तो सेम ही है, जी नहीं, अलग है, मैंने इसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिया था, समझे बात, वो जा सकता था, मैंने रास्ता नहीं दिया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तू जा। ठीक है, चीज़ वही है, तो यहाँ पे मैंने कहा मुड़ के तू जा सकता है, जब ऐसे तू एंगल बनाएगा तब उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट एंगल, एंड विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली 360 डिग्री। ओके, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब अभी दो चार चीज़ें और है, उसको कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको जिसको भी करना हो लिख लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके, चलो, तो ये हो गए हमारे पास एंगल्स की बात हो गई कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ों की। हाँ जी, अब मैं जैसे कहता हूँ कि सपोज कर लो कि आपके पास ये एंगल गिवन है, एक राइट एंगल गिवन है ऐसे। ओके, तो ये A, ये B एंड ये C ले लिया मैंने, ये 90 डिग्री है। ओके, मैंने कहा कि A से एक लाइन निकल रही है, एक रे निकल रही है। ओके, एंड ये एंगल और इस एंगल को इसने क्या किया भाई, ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, तो ये एंगल को हमने बोल दिया नंबर 1, इसको बोल दिया नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर इसको ऐसे ब्रेक किया तो एंगल A प्लस एंगल 2 का सम क्या होगा बच्चों 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या था हमारे पास एक राइट एंगल था, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री था, और इसी को तो ब्रेक किया है, चाहे जैसे मर्जी किया हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में किया हो, बट किया तो है, तो ये होगा 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास दो एंगल का सम निकल के इस तरीके से आए 90 डिग्री के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम क्या बोलेंगे एंगल 1 एंड 2 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उसका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये अब मेन कॉन्सेप्ट है आपके पास। हमने ले ली एक लाइन, ठीक है जी, बीच में एंगल बना लिया A, ये B एंड ये C। ओके, मैंने कहा कि इसको एक रे ने ऐसे काटा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके जी, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों 1
ये एंगल मैंने मान लिया 2। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इसकी वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री है, नहीं, नाम दे रहा हूँ मैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, इस सी ए बी या बी ए सी जो है क्या है, एक लाइन है। ओके, अगर ये एक लाइन है तो उसके ऊपर जो हमने ये एंगल लिया था ए, कंप्लीट एंगल, बच्चों ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। ओके, एंड जब हम इसके ऊपर एक आर्क आई, आर्क मतलब एक रे पड़ी, आर्क कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रे पड़ी, तो उस एंगल को उसने कुछ ब्रेक किया। ठीक है जी, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखो ये क्या हुआ कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे बने थे एंड इनका जो सम आ रहा है हमारे पास वो 180 डिग्री आ रहा है। ओके जी, एंड ऐसे ही एंगल्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं। ओके, कि लीनियर पेयर, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट चीज बता दूंगा, अभी पहले आप इसको समझ लीजिए। इतना क्लियर हो गया आपके पास, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी इसी से रिलेटेड बातें करनी है। तो ये देख लो कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जब हमारे पास लाइन के ऊपर दो एंगल जा रहे हैं उनका सम 180 डिग्री है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो सप्लीमेंट्री है। 90 डिग्री वाले को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। कभी कंफ्यूजन हो जाए ना, मैडम पूछ ले कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री, तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री, और न्यूमेरिकली पहले क्या आएगा, 90 आएगा, 180 90, तो पहले अल्फाबेटिकली अगर सी आता है तो पहले 90 डिग्री, फिर एस आता है तो 180 डिग्री। क्लियर, चलिए अब मैं इसके रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ, आ जाइए। ऐसी छोटी छोटी भी चीज़ें समझनी है, मेन चीज़ अब आएगी आपके पास। चलिए देखो, अभी हमने बात की थी नॉन लीनियर पेयर की, ध्यान से समझना इसके कॉन्सेप्ट को। मैंने ये बोला कि ये एक इसे मान लीजिए सी, ये ए और ये बी, ठीक है, हमने कोई लाइन ऐसे बना दी। ओके जी, ये मान लो डी। ओके, तो हमारे पास बच्चों कितने एंगल है, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको समझा कैसे रहा हूँ आपको, उसको देखो। मैंने कहा मेरे पास एंगल था डी ए बी। ओके, देन मैंने इस ए को थोड़ा सा इधर आगे एक्सटेंड किया, हमारे पास जो लाइन थी सी ए बी पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो सी ए है एंड ए बी हमारे पास क्या है, एक तरीके से नॉन कॉमन रे, नॉन कॉमन रे या आर्म कह लीजिए, जो ऐसे मर्जी कह लीजिए, आपके ऊपर है। नॉन कॉमन आर्म है ना, ये देखो इसके बराबर नहीं है, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे एंगल 1 एंड 2 में कॉमन आर्म क्या है, इनके बीच में कॉमन आर्म क्या है आपके पास, बताओ। अगर आप कहोगे तो ए और डी है भाई, ए डी है, ठीक है जी, ये कॉमन होगी, ये अनकॉमन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझना कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, वो कहता है कि इफ द नॉन कॉमन आर्क, ये अगर दो नॉन कॉमन आर्क है हमारे पास और अगर ये क्या कर रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसे, देखो सम ऑफ एंगल 1 एंड 2 क्या है, 180 डिग्री का, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर नॉन कॉमन आर्क बी ए एंड बी सी फॉर्म्स आ लाइन, एक लाइन बनाएगी, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, दो को अनकॉमन आर्क सी ए और ए बी क्या कर रही है, यहाँ पे लाइन फॉर्म कर रही है, ठीक है। दो नॉन कॉमन आर्म रे, जो मर्जी कह लीजिए, अगर लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल का सम है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, ए बी डी, इन एंगल का सम 1 एंड डी का वो क्या होगा, एक लीनियर पेयर होगा, ठीक है। 1 एंड 2 का क्या होगा हमारे पास, लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया
कि ये क्या है 180 डिग्री है। यानी कि अगर कोई ये कहा जाए, सपोज कर लो कि एंगल 1 एंड 2 का क्या है हमारे पास, कोई ये बोलता है, सपोज कर लो मैं क्वेश्चन देता हूँ समझने के लिए आपके लिए। किसी ने कहा क्वेश्चन के अंदर कि एंगल 3 एंड 4 ठीक है आर लीनियर पेयर, ठीक है। क्वेश्चन में आया, मान लो कोई फिगर दे रखी हो, नहीं बोला जाए एंगल 3 एंड 4 ठीक है, जिस फिगर के अंदर क्या है ये लीनियर पेयर है, तो आपको क्या चीज़ समझ लेनी पड़ेगी कि अगर ये लीनियर पेयर है जिसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है जी, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं एंड इनका सम क्या है 180 डिग्री, जिसके अंदर क्या होगी दो नॉन कॉमन आर्क रे होगी और एक कॉमन होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एक दो एंगल जो जिसको किसने काटा है, एक रे ने काटा है, और उन दो एंगल का सम क्या है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है जी। और उसके अंदर दो क्या होगी हमारे पास नॉन कॉमन आर्म होगी। तो लीनियर पेयर का मतलब समझ गए ना क्या होगा, कि एक बात से हम बात निकाल रहे हैं, ठीक है जी। चलो ऐसे ही देखो हमारे पास क्या है कि एक्सियम्स आते हैं, आपकी बुक के हिसाब से हम वही कर रहे हैं। पहली चीज़ हमारे पास एक्सियम्स है जो हम मान के चलते, सिद्धांत है हमारे पास एक तरीके के, जो चीज़ हमें बोली गई है क्या, कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, कि भाई सम ऑफ, आपको क्या बोला जाए कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो आपस में अगर एक लाइन पे बने, इस तरीके से हम बोले जाए कि एडजेसेंट एंगल है, तो ये 1 2 के एडजेसेंट है, 2 1 के एडजेसेंट है, बगल वाले एंगल, ठीक है। देन वो कहता है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या आ जाए 180 डिग्री, ओके, देन हम क्या कहेंगे, दे आर आल्सो लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे, वो भी क्या होंगे लीनियर पेयर होंगे। और लीनियर पेयर से हम क्या चीज़ कह रहे हैं, वो एक लाइन पे बने हुए हैं जिसमें क्या होगी दो नॉन कॉमन आर्म होगी और एक कॉमन आर्म होगी, ठीक है जी, और इस तरीके से ब्रेक हो रहे होंगे, सिंपल चीज़, ठीक है। अब इसी से हमने दूसरा एक्सियम क्या निकाला, देखो ध्यान से, आपकी बुक में ही है ये एक्सियम 2 और ये एक्सियम 1 है हमारे पास, ओके। ये दोनों हमारे बहुत काम के आगे काम आएंगे। ये कहते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन हम क्या कहते हैं, देखो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अगर एडजेसेंट एंगल का हमारे पास सम क्या है 180 डिग्री है, ओके जी, देन हम क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास ऑन अ लाइन वेयर टू आर नॉन कॉमन आर्म, ओके। तो हमने कहा कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, देखो हमने उस पॉइंट से ही बनाया क्या, कि अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है तो उसको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, कहेंगे ही, ठीक है जी। और अगर सम ऑफ 180 आता आपके पास एडजेसेंट एंगल, तो उसको हम क्या समझ रहे हैं कि वो एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, और क्या जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी वही अब मैं यहाँ पे एक्सियम बन के आई है, कि एक तो लाइन पे बने हुए हैं और उसके अंदर क्या है दो नॉन कॉमन आर्म है और एक कॉमन आर्म है। तो वही देखो बात से हम बात निकाल रहे हैं बस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब भी क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी के इक्विवेलेंट होती है, बस हम बोलने का तरीका उसका बदल देते हैं, भाई ठीक बात है ना। अब हमने ये कहा कि क्लास, सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका ही, आपकी मैडम ने ये कहा कि जो बच्चा इस क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आया है जिसका, जो बच्चा फर्स्ट आया उसके भाई 95% आए हैं, जिस बच्चे ने क्लास में टॉप किया उस बच्चे के 95% आए हैं, ठीक है जी। मैडम ने बोला कि भाई हमारे पास जो क्लास में बिट्टू नाम का लड़का है उसके कितने परसेंट आए हैं 95%। मतलब क्या हुआ, बिट्टू ने टॉप किया है, कि मैडम ने क्या बोला कि जो बच्चे ने टॉप किया है वो उसके 95% आए हैं, और बिट्टू ने क्या किया है भाई कितने परसेंट आए 95%। इसका मतलब क्या हुआ भाई बिट्टू ने टॉप किया। तो एक बात से हमने दूसरी बात
निकाल ली। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, एक्सियम है और एक्सियम 2 है। तो जब हम एक बात से दूसरी बात ऐसे प्रूफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, ये इसका या ये इसका क्या है, कॉन्वर्स है। ठीक है, ये इसका या ये इसका क्या है, कॉन्वर्स है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बात वही है, घुमा फिरा के हम कर रहे हैं बस। ओके, तो इसके बाद आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं वो बता ही देता हूँ आपको। चलिए, एक आता है आपके पास इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। चलो यहीं पे कर लो आप, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, सिंपल ऐसी कि कोई भी दो लाइन आपस में कट करके जा रही हो। ओके, तो हम क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग कैसी होगी, जब हमारे पास कोई पैरेलल होगी। ओके, जब आगे बढ़ाने पे भी वो क्या ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। जैसे मैंने कहा ये चीज़, अब ये बताओ ये इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये देखो आगे बढ़ेगी ना, ये कहीं ना कहीं तो काटेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग है। बट इसको आप जितना मर्जी ऐसे आगे बढ़ा लो, ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्लियर, तो इसी से रिलेटेड अब ये जो आपके जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। देन अब हम सेकंड वीडियो के अंदर क्या करेंगे, जो मेन चीज़ जिसके ऊपर आपकी एक्सरसाइजेज है उसे करेंगे हम। तो पहली जो आपके पास टॉपिक आएगा इसके बाद वो आएगा थ्योरम को प्रूव करना। ठीक है, तो थ्योरम देखेंगे क्या होगी कि हमारे पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो उसे हम प्रूव करेंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी जो बेसिक था 6, 7, 8 क्लास का अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़ना हर चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपका टॉपिक नंबर 2 रेडी करता हूँ। चलिए, ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 2 लाइंस एंड एंगल चैप्टर में, जो कि क्या है, थ्योरम। पहले मैं आपको बता दूं थ्योरम का मतलब क्या होता है। थ्योरम होती है कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट या कोई चीज, सच्चाई जिसे हम प्रूफ कर सके। ठीक है, तो हमारे पास पहली थ्योरम क्या है इस चैप्टर के अंदर कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लाइनें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली हुई है, हमारे पास एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M। ओके, देन वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब जहां पे वो मिल रही है वो क्या है, पॉइंट O मैंने मान लिया, तो पॉइंट O पे लाइन L एंड लाइन M क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके जी, देन जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये थ्योरम ये कहती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, देखो जब ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल में 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से, तो जो आमने सामने होंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये क्या होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर ये थ्योरम के हिसाब से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, करते हैं, चलो प्रूफ की ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, देखो हमने जो चीज सीखी है उसको दिमाग में रखो। जो भी हम करके आए, कौन सी, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट या एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री होते सारे मिला के, पेयर्स का किया था ना, नॉन कॉमन आर्म वाले, वो चीजों को ध्यान में रखो, वहीं से सारे आंसर निकलेंगे। हम बात करते हैं लाइन L की। ठीक है, लाइन देखो कैसे लिखना है इसका सॉल्यूशन, प्रूफ कैसे करना है इसको, प्रूफ देखिए लाइन L है आपके पास। ओके, लाइन L। ओके, देन आपके पास जो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा बच्चों, बताओ, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, भाई लीनियर पेयर की वजह से। ये एक लाइन L है और एंगल 1 एंड 4 उसी पे तो बने हुए प्रॉपर, तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। पूरा आप लिख लीजिएगा, इतनी जगह नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गई। ओके जी,
अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये लाइन होगी एल की बात, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इन लाइन एम, ओके, इन लाइन एम अगर मैं ये लिखूं 1+2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या ये गलत होगा? देखो सम ऑफ 1 and 2, लाइन कौन सी है? एम। हमारे पास ओ और एल क्या है बच्चों? एक हमारे पास क्या चीज है? ये एक आर्म है जो कि क्या कर रही है? इन एंगल्स को डिवाइड कर रही है, ठीक है जी। तो सेम जैसे लाइन एल में था, इस लाइन एल में जब हमने एंगल 1 and 4 लिए थे तो आर्म हमारे पास ओ डी, ठीक है, इसे डिवाइड कर रही थी, तो हमारे पास जिस वजह से क्या हुआ? एंगल 180 डिग्री बना था। अपोजिट हो गई थी ना, ओ ए एंड ओ बी अपोजिट हो गई थी हमारे पास। नॉन कॉमन आर्म हमने कॉन्सेप्ट किया था लीनियर पेयर के अंदर, ठीक है जी। तो वहीं से हमारे पास क्या है? 180 डिग्री आ गया। ये भी लीनियर पेयर की वजह से, ये भी लीनियर पेयर की वजह से। अब मैंने इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2, क्लियर? इसे 1 and 2। अब एक चीज देखो, अगर ये 180 डिग्री है इसके इक्वल और ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे? एंगल 1 प्लस एंगल 4 फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आप देखो कि अगर आप इसको 1 को काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? बट यहां पे जो एंगल 4 and 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है जी। तो हमने क्या कहेंगे कि भाई अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल और दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे 4 और 2 इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए कि एंगल 1 को 3 के भी तो प्रूफ करना हमें, ठीक है। एक को प्रूफ करके क्या होगा? तो कोई बात नहीं, आ जाइए यहां पे। अब हम बात करेंगे, देखिए किसकी? लाइन, इन लाइन आप देखोगे एम, ओके, लाइन एम में 1+2 आपके पास क्या है बच्चों? 1+2 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। कहां से आ गया? यहां से ले लो या दोबारा लिख लो कि भाई लीनियर पेयर है, ठीक है जी, क्योंकि ये लाइन है और ओ एल क्या है? इसके ऊपर एक आर्म जा रही है जो कॉमन आर्म है और इन एंगल्स को डिवाइड कर रही थी, ठीक है जी। ये आ गया लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंगल 2 and 3 की। देखो लाइन आपने कौन सी ली थी अभी? एम। अब लाइन ले लो एल, इन लाइन एल, ओके। सम ऑफ एंगल 2 + 3 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 2 and 3 का सम 180 डिग्री क्यों होगा? देखो किस लाइन के ऊपर है? एल के, ठीक है जी। कौन सी इसके ऊपर कॉमन आर्म कौन सी है? ओ एम, जो क्या कर रही है? इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रही है। डिवाइड डजंट मीन मिड कि ब्रेक कर रही हो बिल्कुल इक्वल पार्ट में, नहीं, डिवाइड कर रही है, कुछ भी पोर्शन में हो तो उस एंगल को डिवाइड कर रही है। तो इनका सम क्या होगा? 2 + 3 का हमारे पास 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है जी। लीनियर पेयर हो गए ना। अब देखो हमारे पास यहां से इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ओके जी, ठीक है जी। हम क्या करेंगे? 3 and 4 से हमें क्या चीज मिल रही है? ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 हो जाएगी ना। तो 1+2 एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 + 3 के हो जाएगा। यहां से अगर आप 2 और 2 को काट सकते हैं क्योंकि सेम साइन हो जाएंगे ना इधर। 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। बट हम यहां पे क्या लिखेंगे? बट सेम, फिर से वही, बट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल भी आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर कोई दो लाइन है और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देन उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल आते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस दिमाग में याद रखना कि पहली थ्योरम में जब वर्टिकली अपोजिट एंगल आते हैं तो ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। लाइंस के ऊपर जो एंगल्स बना रहे हैं हम लीनियर पेयर वाले ही काम करेगा, इसके अलावा तो कोई फालतू चीज हमें दिख ही नहीं दी थी। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया, उसी से आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये आपके पास हो गया
टॉपिक सेकंड थ्योरम जिसमें हमने प्रूव कर लिया टू लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। चलो बच्चों अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जहां पे 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। सारा इसी चीज पे लीनियर पेयर पे ही है, तो एक बार लीनियर पेयर को अच्छे से समझ लो, सप्लीमेंट्री एंगल को समझ लो, वहीं से सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इसमें कैसे करूंगा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली टॉपिक्स कराऊंगा एक, देन उसकी एक्सरसाइज, फिर टॉपिक कराऊंगा सेकंड एक्सरसाइज के लिए, देन उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि क्योंकि ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि सारे टॉपिक्स एक साथ कराऊं देन उसकी एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स एक्सरसाइज, टॉपिक एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है जी। बट एंड में एक चीज और बता दूं, मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो एक साथ भी डालूंगा जिसमें सिर्फ सारे हमने टॉपिक्स ही किए होंगे। ओके ओके जी, चलिए बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 3 अपना, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखो ये जो टॉपिक हम ऑलरेडी 7th एंड 8th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये जस्ट एक लगा लो एक रिवीजन टॉपिक है आपके लिए, तो जिनको आता तो बहुत अच्छी बात है, देन वो भी देखिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो पैरेलल लाइंस तो हमें पता है कि वो लाइंस जो कभी मीट ना करे, आगे बढ़ती रहे, तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, वो पैरेलल लाइंस होती है। एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल हमारा वो होता है जो दो लाइनों को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, बट अलग अलग पॉइंट पे। दोबारा सुन लो, ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जो दो लाइनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बट अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे मेरे पास दो लाइन है एल एंड एम, ओके, जो क्या है पैरेलल है एक दूसरे के, और एक तीसरी लाइन है एन जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल को एंड एम को अलग अलग पॉइंट पे। ओके जी, तो यहां पे हमारे पास एन क्या हो जाएगी, लाइन एन ट्रांसवर्सल। तो ऐसे में जब हमारे पास इस तरीके से कुछ बन रहा हो, तो एंगल्स जो हमारे पास बनते हैं हम वो देखेंगे कि क्या उनके नाम होते हैं, कौन सा किसके इक्वल होगा या उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो एंगल आता है आपके पास बच्चों, वो आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कि अगर सपोज करो मैंने इसको उठाया, जैसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे एंगल मेरे पास इस लाइन और इस लाइन से 1 2 3 4 बना है, इससे 5 6 7 8 बने। ओके, जब हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो उसका मतलब क्या, आप सब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को उठा के इसके ऊपर रख दो। ठीक है जी, रख दी, तो देखो कौन सी चीज किसके ऊपर ओवरलैप करेगी। 1 के ऊपर एंगल कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको ऐसे उठा के रखूंगा तो 5 यहां पे आ गया, 6 2 के ऊपर आ जाएगा, 8 4 के ऊपर आ जाएगा, एंड 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 7। तो ये क्या होंगे एंगल बच्चों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे एंगल्स होते हैं आर इक्वल, पहली चीज। ओके जी, तो अगर मैंने ये कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, देखो अब एंगल निकालो, एंगल 1 एंड एंगल 5 ओके, क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे ना। ओके जी, एंगल 2 के इक्वल कौन होगा, एंगल 6, एंगल 2 एंड 6 इक्वल हो गए बच्चों। एंगल 3 के इक्वल कौन होगा, एंगल 7, एंगल 3 के इक्वल एंगल 7, एंड एंगल 4 के इक्वल कौन होगा, एंगल 4, क्योंकि इसके नीचे आएगा, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर इक्वल। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, अगर इस तरीके से बनता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आपके पास सॉरी हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, ऑल्टरनेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके पूरी की पूरी एक्सरसाइज और काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, अब वो इक्वल होंगे। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पहले इसको समझते आ जाइए। हाँ जी,
जैसे मैंने आपको कोरोस्पोंडिंग क्या बताया, उसको उठाओ इसके ऊपर रख दिया तो जो एंगल ओवरलैप करेंगे वो कोरोस्पोंडिंग होंगे। बट जब बात आती है इंटीरियर एंगल की, मैंने यहाँ पे इंटीरियर है शॉर्ट में लिखा, आप लिख लीजिएगा। हमारे इंटीरियर एंगल कौन है, देखो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो इसके अंदर के एंगल कौन से हैं, ये और ये 3, 4 एंड 5, 6 इंटीरियर होंगे। एक्सटीरियर कौन से होंगे, 1, 2 एंड 8, 7। इतना क्लियर हो गया। अब जब बात है ऑल्टरनेट क्या होगा, तो ऑल्टरनेट होता है बच्चों, हम ऐसे देखते हैं, जैसे हमने 4 का ऑल्टरनेट देखना था, हम उसके क्रॉस में देखेंगे, ठीक है, क्रॉस में। ओके, तो उसके क्रॉस में कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, 4 के क्रॉस में हमारे पास इंटरनल एंगल 6 आ रहा है। ओके जी, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 4 एंड 6। ओके जी, एंड ऐसे ही 3 के क्रॉस में क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। इंटरनल एंगल की बात हो रही है, 3 एंड 5 ये क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3 एंड 5 आपस में इक्वल है, 4 एंड 6 आपस में इक्वल है। कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। चलिए इसके बाद बच्चों क्या कॉन्सेप्ट आता है कि अल्टरनेट, जैसे इंटीरियर है वैसे अब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, चलो इसको भी देख लेते हैं कि अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे। चलो देखो, अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल की। सबसे पहली चीज 1, 2 एंड 8, 7 सिर्फ यही होंगे, तो इनका अल्टरनेट क्या होगा। अल्टरनेट मैंने क्या कहा, टेढ़ा करके देखो ऐसे, 1 के क्रॉस में अगर आप ऐसे जाओगे तो उसके क्रॉस में कौन सा एंगल आया, इधर 7 आया, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 एंड 7 क्या है मेरे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और ये आपस में इक्वल है। ओके जी, मैं इसको आपको ऐसे लिख लेता हूं चाहे, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आई थिंक। चलो आप इसको ऐसे लिख लो, सबसे बेस्ट यही है, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, जिसको समझ में आए तो अच्छी बात है, बट कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो ये ऐसे लिख लो आप। ओके, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। ओके जी, 2 किसके इक्वल होगा बच्चों, 8 के, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है आपके पास चौथी जो चीज आती है, देखिए उसे हम कहते हैं कि एंगल 4 एंड 5, ठीक है, इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट नहीं बोलूंगा मैं, एंगल 4 एंड 5, ठीक है, इनका सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। देखो बताता हूं कैसे होगा, कि सम ऑफ, हमारे पास सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री विच आर, क्या हो ऑन विच आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल। तो सम ऑफ एंगल्स, आप ये लिखिए सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या हो, सेम साइड पे हो ट्रांसवर्सल के अंदर। देखो ये लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। ओके, ये एंगल मैंने क्या कहा 180 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल के एक तो इंटीरियर है, और दूसरी चीज ये क्या है, सेम साइड पे है, सेम साइड पे, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये 180 डिग्री होंगे। ओके, चलिए तो ऐसे हमारे पास कौन से बनेंगे, चलिए देखिए यहां पे बनेंगे हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5, ओके, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। ऐसे ही एंगल 3 प्लस 6, इसका सम क्या होगा बच्चों, ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 आपके पास होती है। मैं एक बार चीज देख लो अपने नोट्स में कि कोई चीज मिस ना होगी, छूट ना गई हो। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स मैंने करवा दिया, देन सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स मैंने ये भी बता दी आपको, देन ऑल्सो द, हाँ अब देखो इन बच्चों कभी कभी आ जाए इन केस, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन एंगल्स को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ओके,
कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इसे हम अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। कभी मैडम को या कोई पूछ ले तो थोड़ा सा आपको याद रहे, ठीक है। इन एंगल्स को 4 एंड 5 या 5 एंड 6 को, 4 एंड 5 को क्या कहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, एंड 5 एंड 6 को भी हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स कहेंगे। इसके अलावा तो बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एस, बस यही है मेन, तो हो गया। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का, उसके अंदर हमने ये चीज देख ली कि दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए अलग अलग पॉइंट पे। देन उनके जो एंगल्स होते हैं वो किस तरीके की प्रॉपर्टी रखेंगे, उनके नाम क्या होंगे, वो हमने कर लिए। ये ऑलरेडी हमने क्लास 8 में बहुत अच्छे से किया था। तो जिसको अगर ना भी समझ में आए तो एक बार क्लास 8 की बुक उठा लेना, वहां पे थोड़ा इजी वे में समझाया होगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 4, जिसके अंदर में क्या टॉपिक है, देखिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हमें एक थ्योरम करनी है। थ्योरम है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वो ये कहते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल अगर गिवन हो तो आपके पास जो भी इसके एंगल्स होंगे तीनों, अगर आप उनको जोड़ दो तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमें इसको प्रूव करना है। चलो कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो पहले हम एंगल्स के नाम रख लेते हैं कुछ, कि मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि भाई एंगल 1 2 3 हमारे पास क्या सम में, कि हम ऐसे लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे, देखो यहाँ पे हम एक ऐसे, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो कि ए बी, ठीक है। तो ये मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, क्या करी, ए बी लाइन, क्या करी, किसके पैरेलल, क्यू आर के। एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने ए बी, जो कि क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। ओके जी, देन देखो ये भी कुछ एंगल बना रही है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे इसने एंगल बनाया, एक तो ये, ओके, और एक ये, ठीक है जी। तो 1 2 3 तो है हमारे पास, एक एंगल 4 और एक एंगल 5, मैंने इसका नाम रख लिया है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक ट्रायंगल लिया है और हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 + 2 एंगल 3, हमारे पास इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक इस पॉइंट पे पी पे एक पैरेलल लाइन बना दी, ठीक है, किसके, क्यू आर के। ओके जी, देन हमारे पास ये दो एंगल आ गए 5 और 4, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर ए बी पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, कि भाई अगर ए बी पैरेलल है क्यू आर के, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बच्चों क्यों होगा, कि अगर हमने पढ़ा था भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको ये देखो, ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यू पी क्या ट्रांसवर्सल होगी ना, ठीक है जी। ऐसे हम एंगल 5 और 3, ठीक है, ये 5 और ये 3, ये भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे भाई, सेम रीजन, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि सेम रीजन, ये भी हमारे इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अब बात आती है कि चलो 4 = 2 एंड 5 = 3, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास जो एंगल है हम बोलेंगे एज ए बी इज अ लाइन, ए बी हमारे पास एक लाइन है, तो हम ये कह रहे हैं कि एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5, ठीक है, ये वाला एंगल 4 + 1 + 5 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। बच्चों क्यों होगा, हमारे पास ये लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है ना। एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हमने क्या कहा था, एक पॉइंट पे, तो सारों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है जी।
ओके, अब बात आती है कि देखो हमारे पास 4 किसके इक्वल है, 2 के, तो मैं 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 2 लिख लीजिए, ऐसे 1 and 2 नाम दीजिए, ठीक है। देन ये एंगल 1 प्लस में 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 से। ओके जी, इसको रीऑर्डर कर दो दोबारा से, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 2 3 क्या है बच्चों, ट्रायंगल के हमारे एंगल्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 2 एंड एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, देन हम क्या कहेंगे, हेंस भाई हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि जो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल 4-5 लाइन का स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बस हो जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है हमारे पास लास्ट, उसे करते इसके क्वेश्चंस देखते, कोई भी डाउट हो उसे डिस्कस करेंगे, एंड आपको भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय।